पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ इन एन एक्सीलरेटेड मोशन। तो एक ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है, सीधी लाइन पर चल रहा है और एक्सीलरेशन कर रहा है, तो कहा गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इट्स स्पीड कीप चेंजिंग। अब देखिए एक्सीलरेशन होने के लिए क्या ज़रूरी होता है, या तो डायरेक्शन बदल रही हो बार बार या फिर स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो। अब क्योंकि यहाँ सवाल में कहा गया है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है, सीधी रेखा पर चल रहा है, इसका मतलब उसकी दिशा तो नहीं बदल रही लेकिन एक्सीलरेशन हो रहा है। अब एक्सीलरेशन दो ही तरह से हो सकता है, या तो डायरेक्शन चेंज हो रही हो या स्पीड चेंज हो रही हो। डायरेक्शन चेंज हो नहीं रही है, इसमें सवाल में पहले ही बोल दिया कि सीधी लाइन पर चल रहा है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब स्पीड चेंज हो रही है। तो पहला ऑप्शन सही है, इट्स स्पीड कीप चेंजिंग। दूसरा ऑप्शन है इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस। देखिए जब भी एक्सीलरेशन होता है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। वेलोसिटी में भी चेंज दो तरह से हो सकता है, या तो डायरेक्शन चेंज हो तो वेलोसिटी चेंज, या फिर स्पीड घट जाए या बढ़ जाए तो भी वेलोसिटी चेंज। फिलहाल इस सवाल में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है लेकिन स्पीड चेंज हो रही है तो भी वेलोसिटी में चेंज हो गया, तो दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन है इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम अर्थ, यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ से दूर जाएगा तब ऐसा होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है और ये करेक्ट नहीं है। चौथा ऑप्शन है ए फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। देखिए जब भी एक्सीलरेटेड मोशन होता है तो तभी होता है जब फोर्स एक्ट कर रहा हो, फोर्स लगता है तभी एक्सीलरेशन होता है, अन्यथा नहीं होगा। तो चौथा ऑप्शन भी सही है। तो नॉट करेक्ट वाला कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन, पहला ऑप्शन है ऑलवेज एक्ट ऑन सेम बॉडी, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये बात सही है। एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज़ पर लगा करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, यानी कि अगर ए बॉडी ने बी पर फोर्स लगाया तो बी बॉडी भी ए पर उतना ही फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडीज़ पर लगते हैं। पहली बॉडी ने दूसरी पर एक्शन लगाया तो दूसरी बॉडी पहली पर रिएक्शन करेगी और इक्वल फोर्स लगाएगी बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, तो दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम होता है फोर्स का लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होती हैं। एक्शन रिएक्शन में एक फोर्स जो लगता है वो अगर लेफ्ट की तरफ है तो दूसरा राइट की तरफ लगता है, इस तरह से होता है। चौथा ऑप्शन है एक्ट ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर, तो ये भी रेलेवेंट नहीं है। तो सही जवाब क्या हो गया, बी ऑप्शन, जहाँ पर लिखा है कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गोल कीपर इन द गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, दिस एनेबल्स द गोल कीपर टू। तो कहा गया है कि एक गोलकीपर है वो फुटबॉल के गेम में गोल के पास खड़ा हुआ है और उसकी तरफ गेंद फेंकी गई तो उसने गेंद को पकड़ा और पीछे की तरफ अपने हाथों को खींचा। ऐसा क्यों किया, तो देखिए जब भी कोई प्लेयर पीछे की तरफ हाथों को खींचता है गेंद पकड़ते वक्त तो वो इसलिए करता है ताकि गेंद को जब वो रोके तो उस गेंद का या बॉल का जो प्रभाव है, उसका जो फोर्स उसके हाथों पर ज़्यादा ना महसूस हो। तो ऑप्शन में लिखा है एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन द बॉल, वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो गेंद पर ज़्यादा फोर्स लगा पाए, ये सही नहीं है। गोलकीपर गेंद को पकड़ते वक्त गेंद को पकड़ता है और अपने हाथों को पीछे की तरफ मूव बैक करता है, तो ऑप्शन ए में लिखा है एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन द बॉल, ऐसा नहीं है। दूसरा ऑप्शन है रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन द हैंड्स, ये सही है, ताकि गेंद को जब वो पकड़ रहा है तो गेंद उसके हाथों पर ज़्यादा फोर्स ना लगाए, बॉल उसके हाथों पर ज़्यादा फोर्स ना लगाए, अन्यथा ज़्यादा फोर्स लगा तो उसको इंजरी हो सकती है। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये सही नहीं है। और चौथा ऑप्शन है डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिए जब समय ज़्यादा लगेगा, गेंद को जब वो रोकते वक्त अपने हाथों को पीछे खींचेगा तो निश्चित तौर पर समय ज़्यादा लगेगा और ऐसे में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, यानी मोमेंटम जो चेंज होगा वो धीरे धीरे चेंज होगा। तो ये बात सही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होगा मोमेंटम और गेंद धीरे धीरे रुकेगी और उसके हाथों पर कम फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी सही है और चौथा ऑप्शन भी सही है, दोनों ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। दूसरा ऑप्शन ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ठीक लगता है, तो बेस्ट अगर देखेंगे तो दूसरा सही है, अन्यथा दूसरा और चौथा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी वजह से क्या होता है, तो ऑप्शन ए है टू इंक्रीज इट्स स्पीड, इनर्शिया की वजह से स्पीड इंक्रीज होती है। दूसरा का है टू डिक्रीज इट्स स्पीड, स्पीड डिक्रीज होती है। तीसरा ऑप्शन है टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में चेंज होने से रुकावट पैदा करता है, यानी कोई भी बॉडी अपनी अवस्था में बदलाव नहीं होने देना चाहती है, दैट इज इनर्शिया। तो ये सी ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन है टू डिसिलरेट ड्यू टू फ्रिक्शन, तो ये भी यहाँ रेलेवेंट नहीं है। तो इनर्शिया की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता है एनी चेंज इन इट्स स्टेट।
तो सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन टॉसेस ए कॉइन विच फॉल्स बिहाइंड हिम। एक पैसेंजर ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन चल रही है और वो एक कॉइन टॉस करता है, सिक्का उछालता है और ये सिक्का उसके पीछे गिरता है। इट मीन्स दैट मोशन ऑफ द ट्रेन इज, तो इसका मतलब ट्रेन का मोशन कैसा है। अब ऑप्शन में है कि एक्सीलरेटेड मोशन है या यूनिफॉर्म मोशन है या रिटार्डेड मोशन है या सर्कुलर ट्रैक पर मोशन हो रहा है। देखिए, जब उस व्यक्ति ने सिक्के को उछाला ऊपर की तरफ तो वो चलती हुई ट्रेन में बैठा हुआ था। अब अगर ट्रेन यूनिफॉर्म मोशन से होती तो वो सिक्का उसके हाथों में ही गिरता, लेकिन ट्रेन जो है कुछ इस तरह से चल रही है कि वो सिक्का पीछे की तरफ गिरा। इसका मतलब ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है। जब उसने सिक्के को उछाला तो ट्रेन ने अपनी स्पीड को और बढ़ा दिया। इससे हुआ क्या कि सिक्का हवा में रहा और वो व्यक्ति आगे बढ़ गया और सिक्का पीछे की तरफ गिर गया। इसका मतलब ट्रेन ने एक्सीलरेट कर लिया खुद को, इस वजह से वो सिक्का पीछे की तरफ गिरा। अगर ट्रेन जिस स्पीड से चल रही उसी स्पीड से चलती रहती तो सिक्का उसके हाथ में ही गिरता, या फिर अगर धीरे हो जाती ट्रेन तो सिक्का आगे गिरता, लेकिन वो सिक्का उसके पीछे गिरा। इसका मतलब जब उसने उछाला उस समय ट्रेन की जो वेलोसिटी या स्पीड जो भी आप कहें वो थी, तो जब सिक्का हवा में पहुंच गया उछलते वक्त और ट्रेन की स्पीड बढ़ गई, इसलिए ट्रेन आगे हो गई और वो सिक्का उस व्यक्ति के पीछे गिरा। ओके, तो यहाँ पर ट्रेन ने कैसा मोशन किया, एक्सीलरेटेड मोशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम इज स्लाइडिंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। यानी 2 किलोग्राम मास का एक ऑब्जेक्ट है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से यानी 4 मीटर पर सेकेंड से स्लाइड कर रहा है फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पर। फ्रिक्शनलेस मतलब बहुत स्मूथ टेबल है, उस पर कोई भी खुरदरापन नहीं है और आराम से कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर सकता है। तो 4 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से 2 किलोग्राम का मास स्लाइड कर रहा है। अब एक बात समझिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर स्लाइड कर रहा है इसका मतलब उसमें एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है। अच्छा, आगे कहा गया था फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। कितना फोर्स चाहिए होगा इसी सेम वेलोसिटी से चलते रहने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो एक बात, वो ऑब्जेक्ट टेबल पर स्लाइड कर रहा है, टेबल पर फ्रिक्शनल फोर्स लगता तो वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे स्लो डाउन होते होते रुक जाता। लेकिन उन्होंने कहा कि आप मान के चलिए कि टेबल बहुत स्मूथ है, फ्रिक्शन लेस है और आराम से वो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर सकता है। तो क्योंकि टेबल फ्रिक्शन लेस है तो फ्रिक्शनल फोर्स लग नहीं रहा है। इसका मतलब जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, उसको कोई भी फोर्स स्लो डाउन नहीं कर रहा है, वेलोसिटी कम नहीं होगी, वो 4 मीटर पर सेकेंड से चलता रहेगा। अब अगर आपने अपनी तरफ से फोर्स लगा दिया तो आप जानते हैं कि फोर्स लगाने से एक्सीलरेशन होता है, और आपने फोर्स लगाया तो या तो वो बॉडी तेज हो जाएगी या धीरे हो जाएगी या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बट वो कह रहे हैं कि नहीं, बताइए कितना फोर्स चाहिए होगा ताकि ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी से मूव करते रहें, मतलब ना वेलोसिटी घटे ना बढ़े ना डायरेक्शन चेंज हो, इस तरह का कुछ ना हो। इसका मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उस ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होने देना है। अब क्योंकि टेबल की तरफ से तो कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, इसका मतलब जब फ्रिक्शनल फोर्स लग नहीं रहा तो उसकी वेलोसिटी जितनी है उतनी रहेगी, घटेगी नहीं। और इसका मतलब हमें भी अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं लगाना है, क्योंकि बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी जितनी है 4 मीटर पर सेकेंड उसी से चलाना है, ना उसको बढ़ाना है ना घटाना है, कोई बदलाव नहीं करना है। और अगर हम अपनी तरफ से कोई फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी में बदलाव हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा। अब क्योंकि टेबल की तरफ से कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग नहीं रहा है तो हमें भी इंश्योर करना है कि कोई और फोर्स हम भी ना लगाएं, ताकि कोई फोर्स लगे ना, एक्सीलरेशन हो ना, और जो भी वेलोसिटी चल रही है उतनी ही वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट स्लाइड करता रहे। तो सेम वेलोसिटी से चलते रहने के लिए ध्यान रखना है कि कोई भी फोर्स ना लगे, क्योंकि कोई भी फोर्स लगा तो एक्सीलरेशन हो जाएगा और एक्सीलरेशन हमें होने नहीं देना है, क्योंकि कहा गया है ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी से मूव करना है। तो कितना फोर्स लगाएं, 0 न्यूटन का फोर्स लगाएं, मतलब कोई फोर्स ना लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। देखिए, जब भी रॉकेट चलता है तो पीछे की तरफ जेट निकलता है बहुत तेज़ी से और ऊपर की तरफ रॉकेट जा रहा होता है। देखिए, इनिशियली क्या होता है, रॉकेट भी रेस्ट में होता है और फ्यूल उसके भीतर भरा होता है, लेकिन जैसे ही वो लॉन्च होने वाला होता है तो फ्यूल जलना शुरू होता है और फ्यूल जलते हुए जो जेट है वो नीचे की तरफ निकलता है। तो जेट का मोशन पीछे की तरफ हो रहा होता है, रॉकेट का मोशन आगे की तरफ हो रहा होता है। लेकिन इस लॉन्चिंग से पहले, रॉकेट चले उससे पहले जो टोटल मोमेंटम था वो 0 था, क्योंकि रॉकेट भी रुका हुआ था और जेट भी नहीं निकल रहा था। लेकिन एक बार रॉकेट जब लॉन्च हो जाता है और चलने लगता है तो जेट पीछे की तरफ चलता है, जो धुआं की जो स्ट्रीम होती है वो पीछे की तरफ चलती है, बर्न्ड गैसेस की जो स्ट्रीम है जेट वो पीछे की तरफ चलती है और रॉकेट आगे की तरफ चलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो धुएं की जो स्ट्रीम है वो पीछे की तरफ जाती है और रॉकेट को आगे की तरफ पुश करती है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार। और
ओवरऑल जो फाइनल मोमेंटम होता है वो ओवरऑल इनिशियल मोमेंटम के बराबर होता है। टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। सो दिस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप टिक कर देंगे तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट। एक वाटर टैंकर है जो कि 2/3 भरा हुआ है अपनी हाइट में, माने कि अगर 30 मीटर का है उसकी हाइट तो 20 मीटर तक भरा है, या 3 मीटर है हाइट तो 2 मीटर तक भरा है, मतलब पूरा नहीं भरा है, 2/3 भरा हुआ है पानी से। ए वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक द वाटर इन द टैंक वुड। और कहा गया अचानक से अगर ब्रेक लगती हैं तो पानी के साथ क्या होगा। ऑप्शन में है कि पानी आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ जाएगा, या पानी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या पानी ऊपर की तरफ उठेगा। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जब टैंकर मोशन में था और उसमें पानी भरा हुआ था तो वो सिस्टम पूरा आगे की तरफ मोशन कर रहा था, लेकिन अचानक से जब ब्रेक लगी तो टैंकर तो रुक गया क्योंकि उसमें ब्रेक लगी, लेकिन पानी में थोड़ी ना ब्रेक लगी। पानी तो खुद को मोशन में ही रखना चाहेगा इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। तो क्योंकि टैंकर चल रहा था, उसमें पानी भरा हुआ था, आगे की तरफ मोशन हो रहा था टैंकर का, टैंकर रुक गया ब्रेक लगने की वजह से, बट पानी खुद को आगे की दिशा में मोशन कराते रहना चाहेगा और इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से उसमें आगे की तरफ फोर्स लगेगा। तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, मूव फॉरवर्ड। ओके, तो ये तो थे इस चैप्टर के एमसीक्यू एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। सभी लोग इन सवालों को समझते रहें और ये सीरीज़ पूरी बहुत सिंसियरली देखते रहें। हर एक चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं और आगे पूरे सिलेबस में ऐसा कराया जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं और एनटीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और सभी बच्चे जो है सपोर्ट करने के लिए इन वीडियोज़ को, जो एग्जाम्पलर के वीडियोज़ हैं, इनको अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, खासतौर पर वो दोस्त जो पढ़ने वाले दोस्त हैं, इससे उनको भी हेल्प मिलेगी और सभी लोग जो है अच्छे से पढ़ पाएंगे, कॉम्पिटिटिव माहौल क्रिएट होगा। तो सभी लोग शेयर ज़रूर कर दें इसको। थैंक यू।